गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने आज फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत है। हमने 11वीं कक्षा की प्रेरणा नामक जो कविता है उसके बारे में अब तक हमने कविता से संबंधित 2 वीडियो बनाए हैं। आज हम उसी कविता के प्रेरणा नामक कविता है जो मैंने कहा था कि वो त्रिवेणी है, उसके स्वाध्याय के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। अब उसमें सबसे पहले देखो कुछ शब्दार्थ दिए हुए और शब्दार्थ में 4 शब्दार्थ दिए हुए जिसमें कहा है कि घनघोर यानी घना। अब इसकी ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका जो स्वाध्याय है उसमें देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रश्न नंबर 1, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और उसमें है कारण लिखिए, यानी रीजन लिखना है। उस वाक्य दिया हुआ है, 3 वाक्य दिए हुए, 3 वाक्य का अलग अलग कारण देना है। अब सबसे पहला जो वाक्य है उसमें कहा कि माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। अब उसका कारण देना है। माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है, क्यों रोती है? हमने जैसे त्रिवेणी के फर्स्ट वाली त्रिवेणी में देखा था कि कवि की माँ जो है वो उनकी आवाज़ सुनकर उनके माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी उत्तर क्या लिखना है उसका, माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है, तो उत्तर आएगा कि उनकी माँ उनका आवाज़ सुनकर, यानी कवि की माँ आवाज़ सुनकर फ़ोन पर बात करती है तो रोती है। फिर उसके बाद आता है दूसरा जो वाक्य है, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। अब बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में क्यों मिलता है? क्योंकि दोनों ही जॉब पे चले जाते हैं, दोनों भी नौकरी करने चले जाते हैं, इसीलिए। क्योंकि पति की शिफ्ट दिन में है, पत्नी की शिफ्ट रात में, यानी पति दिन में काम पे चला जाता है और पत्नी रात में काम पे चली जाती है। तो जिसकी वजह से क्या कि बच्चों को माँ बाप का प्यार टुकड़ों में मिलता है। फिर उसके बाद तीसरा वाक्य है, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं। अब कवि की उम्र क्यों बढ़ती नहीं है? क्योंकि कवि अपने आप को एक बच्चा समझते हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्र कभी बढ़ती ही नहीं है। तो इस तरीके से कारण लिखिए कि 3 जो भी वाक्य थे वो हमने देखे। अब उसके बाद अगला जो है आ लिखा हुआ है, उसमें कहा कि लिखिए, और एक तरफ उन्होंने परिणीति नाम से शब्द दिया और एक डायग्राम बनाया हुआ, उसके आगे 3 वाक्य दिए। वह उस शब्द से क्या हो सकता है, उसकी परिणति क्या हो सकती है। तो चोट खाने का परिणाम क्या हो सकता है? तो वह कहा कि चोट खाने का परिणाम हमें सीख मिलती है, हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। फिर दूसरा वाक्य, अंधेरा होने पर भी आस रखने। अभी अंधेरा होने पर भी आस रखना, उसका परिणाम क्या हो सकता है? तो उसका परिणाम यह होता है कि अंधेरा होने पर भी आस रखना, यानी कभी ना कभी उजाला होगा, रोशनी होगी। यानी क्या हमें भरोसा रखना है या क्या परिणाम हो सकता है? उजाला होना। फिर उसके बाद तीसरा वाक्य है, एक ही दीप से सफर आरंभ करने की। अभी एक ही दीप से सफर आरंभ करने का परिणाम या परिणति क्या हो सकती है? कि हर कदम पर रोशनी होना, हर कदम पर कामयाबी मिलना, हर कदम पर रोशनी होना। अब उसके बाद नीचे स्वाध्याय में काव्य सौंदर्य दिया हुआ है। काव्य सौंदर्य आपको उससे कुछ मतलब वर्ड से वो नहीं है, तो उसमें दूसरा नीचे और एक दिया हुआ है अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति यानी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स, आपका विचार, उसे सोमत भी कहा जाता है, और आपका जो विचार होता है। अब यहाँ पर अभिव्यक्ति हर एक व्यक्ति की अपनी अपना 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 विचार होता है किसी भी विषय के बारे में। तो वो हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब अभिव्यक्ति हम लिखते हैं तो वह एक वाक्य में नहीं लिखनी है, बल्कि वहाँ पर 40 से 50 शब्दों में, यानी 6 to 8 लाइन में आपको अभिव्यक्ति लिखनी है, यानी आपका विचार लिखना है। अगर आपने उस अभिव्यक्ति के बारे में अगर पॉजिटिव लिखा तो उसे 6 to 8 लाइन में लिखना है। अगर किसी को किसी विषय से संबंधित अगर उसका किसी का हर एक का अलग अलग विचार होता है, तो उसके बारे में अगर किसी ने निगेटिव लिखा तो वो 1 लाइन आंसर में नहीं लिखना है, बल्कि उसे आपको 6 to 8 लाइन में वो जो भी है, जो भी आपका मत है, उसे वहाँ पर लिखना है। उस तरीके से उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो आपने आपका मत रखा है। तो वैसे यहाँ पर 2 विषय दिए। अब जिसमें पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि पालना घर की आवश्यकता पर आपने विचार लिखिए। अब देखो पालना घर यानी चाइल्ड केयर सेंटर, अब उसकी जरूरत क्यों है, उसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर आपको आपका मत लिखना है।
आपका पर्सनल ओपिनियन लिखना है। अब देखो उसकी आवश्यकता क्यों, आपको भी पता है। जिस परिवार में पति पत्नी दोनों भी काम पे चले जाते हैं, परिवार में कोई बूढ़े लोग नहीं है अगर संभालने के लिए, उस परवरिश के लिए, या हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम घर में जो काम करने के लिए किसी को बच्चे की परवरिश के लिए रखते हैं, उन पर हम उतना भरोसा नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से हो सकता है कई बार कि हम घर में किसी को काम पे नहीं रख पाते बच्चों की परवरिश के लिए। तो हम कई बार ऐसा भी देखा हुआ है कि चाइल्ड केयर सेंटर जो होते हैं, पति पत्नी जब जॉब पे चले जाते, काम पे चले जाते, तो मान लो एक अगर सुबह में जॉब पे जा रहा है, तो पत्नी क्या करती, जाते हुए अपने बच्चे को उस चाइल्ड केयर सेंटर में, पालना घर में छोड़कर वो काम पे चली जाती है। फिर जैसे काम छूटता है, काम से आते हुए बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं, यानी बच्चों की परवरिश भी होती है और इनका काम भी होता है। तो उसके लिए, बच्चों की परवरिश के लिए पति पत्नी काम करते हैं, तो उसके लिए पालना घर यानी चाइल्ड केयर सेंटर की आवश्यकता होती ही है। अब एक हुआ ये सकारात्मकता के हिसाब से अगर देखा गया। अब किसी को लगेगा पालना घर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कई बार हमने अभी न्यूज में पढ़ा है, न्यूज में देखा हुआ है, न्यूज चैनल्स पर कई बार आया हुआ है कि जो चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं वहां पर भी कुछ गलत होता है। वहां पर भी उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ भी कुछ गलत हरकतें की जाती है। कई बार वहां से बच्चा चुराने की भी कई घटनाएं घटित हो चुकी है, या उनके साथ सही ढंग से उनकी परवरिश नहीं की जाती। तो अगर किसी का अनुभव उस तरीके का होगा तो वो लिखेगा कि पालना घर की आवश्यकता नहीं है। तो उसे सिर्फ पालना घर की आवश्यकता नहीं है इतना एक वाक्य में उत्तर लिखकर नहीं चलेगा, उसके लिए बाकायदा क्यों नहीं है तो उसका उसे पूरे तरीके से वो 40 से 50 शब्दों में लिखना होगा। फिर उसके बाद दूसरा जो विषय है उसमें दिया हुआ अभिव्यक्ति के लिए, वो है नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डाली। अभी देखो जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी करते, सर्विस करने वाले जो भी लोग हैं, उनके बच्चों की परवरिश में क्या क्या तकलीफें आती है, तो उस पर आपको आपका विचार लिखना है। अब देखो जैसे जो भी पति पत्नी अगर काम करते हैं, पति पत्नी अगर जॉब करते हैं, तो कई बार नौकरी के कारण कहो या पैसा कमाने के चक्कर में अपने बच्चों की तरफ उतना जो भी ध्यान नहीं दे सकते, ध्यान नहीं दे पाते, फिर जिसकी वजह से बच्चों को जो संस्कार होने वो संस्कार सही ढंग से नहीं हो पाते। तो इसके कारण मैंने कल भी कहा था, इसके पहले की वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर ऐसे परिवार के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, सही ढंग से संस्कार नहीं हुए, तो वो कभी बुरी संगत लग जाती है तो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। फिर इनमें एक दूसरे के प्रति जो उनके पास चीज़ें होती है वो दूसरे में बांटना वो पसंद नहीं करते, या उनके दोस्त भी ज़्यादा नहीं होते, और तुरंत वो जैसे हम भी गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ये उनमें जो भी है उस तरीके की घटनाएं घटित होती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि उन पर सही ढंग से संस्कार नहीं हो पाते। तो इसीलिए उनके सामने जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके पास जिस तरीके से तकलीफें आती है बच्चों के परवरिश की, तो उस पर आप जो भी आपका मत है वो आप वहां पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है रसास्वादन। अभी रसास्वादन यानी एप्रिसिएशन। अब यहां पर कहा गया है कि आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणी से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। अभी रसास्वादन करना है, एप्रिसिएशन करना है। अभी आपने 10th स्टैंडर्ड तक ये रसास्वादन काव्य विच्छेदन के नाम से उसके बारे में जानकारी ली थी। तो यहाँ पर रसास्वादन कुछ मुद्दों के आधार पर करना है। और वो मुद्दे कौन से हैं? आपके ही किताब में पीछे जो पेज नंबर देखो, पेज नंबर 105 यानी 105, वहां पर कुछ मुद्दे दिए हुए, और वहां पर कुल मिलाकर 8 मुद्दे दिए हुए। लेकिन उन 8 मुद्दों के आधार पर हमें रसास्वादन नहीं करना है, बल्कि 5 ही मुद्दों पर हमें रसास्वादन करना है। कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं 5 मुद्दे नहीं होते, वहां तो 4 ही मुद्दे पूछे जाते, 4 मुद्दों के आधार पर ही रसास्वादन करना होता है, और उसे कुल मिलाकर 6 मार्क्स होते हैं, 6 मार्क्स होते हैं। अब उसमें सबसे पहले मुद्दा आता है, अगर 5 मुद्दों के आधार पर देखना है तो पहला मुद्दा आता है शीर्षक यानी उसका हेडिंग। तो यहां पर क्या है, शीर्षक है, जो भी कविता का नाम है, प्रेरणा, वह लिखना है। एक तरफ शीर्षक नाम लिखना है, फिर उसके आगे अंडरलाइन करके उसके आगे आपको उस कविता का नाम लिखना है, प्रेरणा। फिर दूसरा मुद्दा आता है रचनाकार का नाम। अभी रचनाकार का नाम
यानी राइटर, उसके लेखक, उसके कवि जो है, वो जो जिसने लिखा है वो पोएट, उनका नाम लिखना है। अब यहाँ पर रचनाकार का नाम आता है त्रिपुरारी जी। फिर उसके बाद तीसरा मुद्दा आता है पसंद की पंक्तियां। अब उस कविता में आपको जो भी 3 लाइन, 4 लाइन, 2 लाइन जो भी पसंद आई हुई या उससे ज्यादा भी, तो वहां पर वो लाइन आपको लिखनी है, वो पंक्तियां वहां पर आपको लिखनी है, पसंद की पंक्तियां। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि देखो पसंद की पंक्तियां जो है, अब यहाँ पर पूरी कविता आपके सामने टेक्स्ट बुक में है, लेकिन परीक्षा हम देते हैं, परीक्षा में पूरी कविता नहीं होती, वह गिनी चुनी लाइन, गिनी चुनी उसके छंद या जो भी गिनी चुनी पंक्तियां वहां पर होती है, तो उनमें से ही जो पसंद की पंक्तियां है वही आपको वहां पर लिखनी है। फिर उसके बाद आता है चौथा मुद्दा, नंबर 4 वाला जो भी मुद्दा है वो आता है आपको पसंद आने के कारण। कविता पसंद आने का कारण लिखना है। अब वो क्यों पसंद है, उसका रीजन, उसका कारण लिखना है। फिर कई बार ये होता है कि वह जो भी आपने पसंद की पंक्तियां लिखी हुई है वो आपको क्यों पसंद है वो वहां पर लिखना है। अभी क्यों पसंद है, हर एक का अपना अपना नजरिया होता है उस कविता की, उस लाइन को समझने का। अभी कई बार क्या होता है कि जो कवि कविताएं लिखते हैं वो हमेशा समाज के भले के लिए या जीवन में कई सारे व्यक्तियों को मोटिवेशन देने के लिए वही उसके बारे में ही कई बार प्रेरणा वाली बहुत सारी कविताएं वैसी ही लिखी जाती है। अब कई बार कुछ पंक्तियां अगर मान लो यहाँ पर पहली जो त्रिवेणी है वह अगर वह लिखी हुई है अपने पसंद की पंक्तियों में, तो आपको उसके बारे में लिखना होगा कि पसंद क्यों है आपको वो। तो वहां कवि ने माँ के ममता के बारे में, अगर हम परिवार से दूर रहते हैं तो किस प्रकार से हमें माँ की याद आती है, फोन पर जब बात होती है तो माँ हमें किस प्रकार से सिर्फ आवाज से ही पहचान लेती है, ये कवि ने यहाँ माँ का महत्व समझाने का प्रयास किया, इसीलिए मुझे वह पंक्तियां पसंद है, ये होता है। यानी पसंद का क्यों पसंद है वो लिखना है। फिर उसके बाद आखिरी मुद्दा है 5वां, केंद्रीय भाव या केंद्रीय कल्पना। अब केंद्रीय भाव यानी केंद्रीय कल्पना यानी उसका जो भी कंक्लूजन या उसके अलावा हम उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल, हाँ उसके मतलब केंद्रीय भाव या केंद्रीय कल्पना जो होता है। कई बार देखो आपकी कविता में ही केंद्रीय भाव, केंद्रीय कल्पना दी जाती है, तो जिसमें अभी कहा कहने का तात्पर्य क्या है, अभी जो भी आपको जो कविता दी इसके केंद्रीय भाव क्या है, जो आपकी कविता में काव्य परिचय जो दिया हुआ है उसमें कई सारी जानकारी दी है। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी के आपाधापे में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। अब इस तरीके से यहाँ पर केंद्रीय भाव, केंद्रीय कल्पना में वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, यानी जो भी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान है वहां पर प्रश्न पूछे हुए हैं और वो हमेशा कवि से संबंधित या कवि के उन्होंने जो किताबें लिखी हुई या उन्होंने जो विधा लिखी हुई उस विधा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें यहां पर देखो पहला जो प्रश्न पूछा है त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं लिखिए। अभी त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं, 2 विशेषताएं पूछी गई है और वो कहां से लिखनी है, तो देखो यहाँ पर ये आपके ही कविता में, आपके ही किताब में पेज नंबर 1 यहाँ पर काव्य प्रकार दिया हुआ है और काव्य प्रकार जो दिया हुआ है नंबर 3 वाला मुद्दा है, तो उसमें काव्य प्रकार में उसकी विशेषता दी हुई है। उसमें दिया है कि त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है, मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। त्रिवेणी की पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामाजिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। अब यह कुल मिलाकर 5 से 6 विशेषता दी हुई है, आपको पूछी गई 2 विशेषताएं, उसमें से कोई भी 2 विशेषता आप वहां पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद कहा गया कि त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं। अभी त्रिपुरारी जी की जो किताबें हैं वो किताबें लिखनी है। अभी अगर आप इसको डाइजेस्ट से देखोगे तो डाइजेस्ट में अलग ही उसका उत्तर दिया हुआ है, हमें डाइजेस्ट से उसको रेफर नहीं करना है, उसका उत्तर यहाँ पर उनकी जो प्रमुख कृतियां है वही लिखनी है। वहां पर उनकी प्रमुख कृतियों में 3 किताबों के नाम है। अभी 3 किताबों में पहली जो किताब है नींद की नदी, वो कविता संग्रह है। फिर दूसरी जो किताब है नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह है और तीसरी किताब है सांस के सिक्के, जो उनकी त्रिवेणी संग्रह है, जिसमें वो वहां से ही वो प्रेरणा कविता उन्होंने ली है। अब इस तरीके से कुल मिलाकर
प्रेरणा नामक जो भी कविता है उसका स्वाध्याय इस प्रकार से हम उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर उसके संबंध में परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है तो हम उसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर हम स्वाध्याय को देखेंगे तो हमारे लिए काफी आसान हो सकता है कि वह जो भी त्रिवेणी से संबंधित स्वाध्याय है। तो इस प्रकार से आज जो भी त्रिवेणी थी, प्रेरणा का जो भी स्वाध्याय हुआ, आज की वीडियो में हमने उसके बारे में जानकारी ली है। अब उसके बाद अगला जो भी पार्ट है उसके बारे में अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द आपके सामने आएगा और उसके बारे में अलग से हम जो भी नए वीडियो के माध्यम से आपको मिलने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।